इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट्स इंट्रोडक्शन, mechanism of corporate governance and system of corporate governance। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? अब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं वर्किंग सिस्टम से रिलेटेड, कुछ प्रिंसिपल होते हैं फंक्शनिंग से रिलेटेड, और कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंडर कंपनी गवर्न होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क होता है जो कंपनी को गवर्न करता है, कंपनी को डायरेक्ट करता है, कंपनी को कंट्रोल करता है। जैसे अपना गवर्नमेंट सिस्टम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी को कंट्रोल्स करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, एक लिमिट में रहने के लिए। जो लिमिटेशन लेट डाउन की है गवर्नमेंट ने सोसाइटी के लिए, वैसा ही कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को गवर्न करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेट ऑफ सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स क्या क्या है? सिस्टम से रिलेटेड फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके का फंक्शनिंग होना चाहिए, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होती है, जिससे कंपनी गवर्न रहती है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे फंक्शनिंग को, ऐसे रूल्स को, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड द गाइडलाइंस दैट हाउ द कंपनी कैन बी कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है। वो ऑब्जेक्टिव को, वो गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें ऐसी गाइडलाइंस है जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है? बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, एथिकल प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है। अब बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एथिकल प्रैक्टिस की जरूरत क्या है? क्योंकि इससे कंपनी का जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, वो कंट्रोल में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के, गोल के डायरेक्शन में रहेगा। So that's why it is called as corporate governance is the application of best management practices and ethical practices। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्या है, ये पढ़ते हैं। The basic objective of corporate governance is to enhancement of long-term shareholder value। हमने ऑलरेडी स्टडी किया या फिर हमने ऑलरेडी बोला है कि शेयर होल्डर्स ये सेंट्रल रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के। वो ओनर्स होते हैं इनडायरेक्टली कंपनी के, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी का, या फिर हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल लेट डाउन करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है एनहांसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू। दैट मीन्स जो शेयर होल्डर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और वो रिटर्न डे बाय डे ज्यादा रहे, एनहांस होते रहे उसकी वैल्यूज, उस डायरेक्शन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है। दैट मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस
शेयर होल्डर्स की वैल्यू एनहांस करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो स्टेक होल्डर्स अपने अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपनी से अटैच रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस टैक्सेस भरे अच्छे से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट्स के वो फॉलो करे। इन्वेस्टर को, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिले, इसलिए शेयर होल्डर्स अटैच रहते हैं। एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिले। टॉप मैनेजमेंट को, दैट मीन्स ओनर्स को अच्छा प्रॉफिट मिले। सप्लायर्स को अच्छा पेमेंट्स मिले, कंपनी के साथ टर्म्स अच्छे हो, रिलेशंस अच्छे हो। तो इसीलिए हर एक स्टेक होल्डर्स कंपनी के साथ अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के वजह से अटैच रहता है, अपने इंटरेस्ट की वजह से अटैच रहता है। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। The purpose of high standard of governance is to increase the value of firm. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पर्पस क्या है? गवर्नेंस का पर्पस क्या है कि कंपनी का स्टैंडर्ड रेज करे, कंपनी की वैल्यू रेज करे, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करे, सो दैट स्टेक होल्डर्स अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, और कंपनी का अच्छा ब्रांड इमेज बने, कंपनी का शेयर वैल्यू ग्रोथ हो। दैट मीन्स इन सब के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्व एज ए फाउंडेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। अब क्यों फाउंडेशन बोला गया? अगर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर सिस्टम नहीं रहेगा तो कंपनी ना सरवाइव कर पाएगी, ना ग्रोथ कर पाएगी, ना डेवलप कर पाएगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ये सब चीज के लिए, कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाउंडेशन करके रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब चीजों के लिए फाउंडेशन होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प्स टू टेक डिसीजन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ कंपनी एंड टू टेक इनोवेटिव डिसीजन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अच्छा बेनिफिट राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेने के लिए। राइट डायरेक्शन मतलब क्या? टुवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। कंपनी के प्रोग्रेस के लिए जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर लेते हैं, दिस इज वो जो डिसीजंस अच्छे करने का काम अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। इनोवेटिव डिसीजंस के लिए, ये सब चीजों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा हाथ होता है ये सब चीज में। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस is helps to take decisions towards the progress of company and innovative decisions. Next one, benefits of corporate governance। अब corporate governance का benefit क्या है? तो वही पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स के डायरेक्शन में ही बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। अगर जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, कंपनी अच्छी से ग्रोथ होगी। कंपनी अगर ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ करती है, जो अटैच स्टेक होल्डर्स है वो सभी का फायदा होता है, सभी को अच्छे रिटर्न्स, टैक्सेस, प्रॉफिट वो सभी मिलते हैं, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सबसे मेजर बेनिफिट है, इट इज एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर रहेगा तो कॉर्पोरेट का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा रहेगा, वैल्यू अच्छा रहेगा, नेचुरली उसकी शेयर वैल्यू वगैरह अच्छी रहेगी, कंपनी का सोसाइटी में सोसाइटी में इमेज अच्छा रहेगा।
तो एक कॉरपोरेट इमेज अच्छा डेवलप करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इज इजियर। अब मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इजियर क्या है? तो कंपनी के पास जो भी कैपिटल है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से, कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिस्टम्स की वजह से, कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूल्स की वजह से जो भी कंपनी के पास कैपिटल है वो प्रॉपर जगह यूटिलाइज करने के लिए सिस्टम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस होने की वजह से पर्टिकुलर फंड कहाँ पे यूज करना है, प्रोडक्शन में यूज करना है, एक्सपेंशन में यूज करना है, व्हाटएवर जो भी जगह पे यूज करना है, तो जो कैपिटल का एक्चुअल मोबिलाइजेशन राइट वे में होना चाहिए, इसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है। मिनिमाइज द स्कोप ऑफ मिसमैनेजमेंट। अगर मेरे पास सिस्टम है अच्छा, मेरे पास अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस है, अगर सिस्टम है, अच्छे रूल्स रेगुलेशन है, तो जो भी मिसमैनेजमेंट है वो कंपनी के, वो मिसमैनेजमेंट का स्कोप कम हो जाता है। दिस इज ओनली ड्यू टू कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट सक्सेस के लिए अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा कॉरपोरेट सक्सेस ला के दे सकता है। कॉरपोरेट लॉन्ग टाइम सक्सेस रह सकते हैं, अच्छा इमेज हो सकता है, अच्छा वैल्यू हो सकता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। मार्केट में कंपनी की वैल्यू अच्छी रह सकती है, वैल्यू आगे और बढ़ सकती है, एंड स्कोप फॉर ग्रेटर ग्रोथ। दैट मीन्स कॉरपोरेट गवर्नेंस का सिर्फ टाइम बीइंग स्कोप नहीं है कि आज इसको अप्लाई करेंगे तो आज ही अपनी ग्रोथ होगी, बट कॉरपोरेट गवर्नेंस का आज तो ग्रोथ होगी, लेकिन कल के ग्रोथ के लिए प्लानिंग, कल के ग्रोथ के लिए एक सिस्टम बना रहेगा, और लॉन्ग टाइम कंपनी सोसाइटी में कंपटीशन में स्टे रहेगी, लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाएगी, ग्रोथ कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। These are the commonly accepted principle of corporate governance. First principle is right and equitable treatment to shareholders. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अब क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के। राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मतलब क्या है? बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, किसी के पास मिनिमम शेयर्स होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बोलता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े शेयर होल्डर्स है, सिर्फ उनके साथ कंपनी अच्छा बर्ताव नहीं करे, एज वेल एज जिनके पास कम शेयर्स है उनके साथ भी इक्विटेबल ट्रीटमेंट करे। क्योंकि शेयर होल्डर सेंट्रल होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो इन्वेस्टर होते हैं, वो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो उनको राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो कंपनी रिस्पेक्ट करे शेयर होल्डर्स के राइट्स की और उनको इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है। सेकंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। दैट मीन्स प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के अलावा भी जो स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, क्रेडिटर्स है, ऑडिटर्स है, एम्प्लॉयज है, ओनर्स है, अब ये सभी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे। सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये सबके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम कम्युटेबल है, और उन्होंने भी अपना रोल निभाया है, कंपनी को कोऑपरेट किया है टाइम टू टाइम, इसीलिए कंपनी के ग्रोथ में उनका भी हिस्सा है। दैट्स वाई उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, उनके भी इंटरेस्ट के डायरेक्शन में कंपनी सोचे, उनके भी इंटरेस्ट के हिसाब से उनको भी रिटर्न्स मिलने चाहिए। दैट्स वाई सेकंड प्रिंसिपल ये बोलता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन, रोल्स ऑफ, रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। अब बोर्ड
क्यों आ गया? देखो, किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड का एक मेजर रोल होता है। बोर्ड में कौन कौन होते हैं? जो इन्वेस्टर इलेक्ट करके देते हैं, वोटिंग करके इलेक्ट करके देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक चेयरमैन होता है और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोजीशंस, अदर पोजीशंस होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और पॉलिसी वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉय को, मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं और मैनेजर्स वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और रिलेटेड रिपोर्ट रिटर्न में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में, स्ट्रक्चर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बोर्ड्स की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन किया गया। उनकी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको क्या करना है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि द रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रिंसिपल है। मतलब उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि बोर्ड को क्या क्या करना है। इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, फोर्थ प्रिंसिपल ये बोलता है कि इंटीग्रिटी एंड एथिकल। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? सभी स्टेक होल्डर्स की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में अकाउंटेबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए कंपनी के लिए, और इथिकल बिहेवियर रहना चाहिए। मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में कोई भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी कंपनी करती है, जो भी काम कंपनी करती है, नया एक्सपेंशन करती है या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है या फिर जो भी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, वो सभी डिस्क्लोज करें शेयर होल्डर्स को, उनके वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स पे। दैट मीन्स जो भी कंपनी करती है वो सभी इसमें, सभी फंक्शनिंग में कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे, डिस्क्लोज करे जो भी डिसीजन है कंपनी के, बाय मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर, बाय मीन्स ऑफ वेबसाइट्स। कभी सभी शेयर होल्डर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को कंपनी में क्या चल रहा है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कुछ एलिमेंट्स है, की एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या एलिमेंट्स रह सकते हैं? ऑनेस्टी, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओपननेस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये सभी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रहेगी तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रहेगा, और इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को, कंपनी की ग्रोथ करेगा, कंपनी को डेवलप करेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए कंपनी को हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है एग्जैक्टली, उसका मैकेनिज्म क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दो तरीके का मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या क्या होता है हम पढ़ते हैं। इंटरनल मैकेनिज्म, जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स या इंटरनल जो भी एलिमेंट है कंपनी के, जो भी इंटरनल कमिटीज है, बोर्ड्स है, एम्प्लॉयज है, उनके डायरेक्शन में एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर्स ऑफ कंपनी, इंटरनल मतलब इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म में क्या क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये इंटरनल मैकेनिज्म में होती है। ऑडिट कमी, इंटरनल ऑडिट कमिटी, जो ऑडिट कमिटी है वो ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी ऑल काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट्स के लिए। तो एक ऑडिट कमिटी, कुछ ऑडिट कमिटीज भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट कमिटी, फाइनेंशियल ऑडिट, एचआर ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट,
तो ऐसी कुछ ऑडिट कंपनीज होती है। रेम्यूनरेशन कमिटीज भी होती है। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या करती है? रेम्यूनरेशन कमेटी क्या करती है? रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, या ऑडिट कमेटी का, या फिर जो भी है जिस तरीके की रेम्यूनरेशंस के साथ कंपनी डील करती है, वो रेम्यूनरेशन के बारे में डिसीजन लेने का काम कौन करती है? रेम्यूनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर नॉमिनेट करना है तो ये नॉमिनेशन के लिए एक नॉमिनेशन कमेटी होती है। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, जो भी स्टेक होल्डर्स अटैच्ड होते हैं कंपनी के साथ, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी होती है। और एक CSR कमेटी होती है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्शन में जो जो कंपनी को काम करना है, वो कंपनी के काम के डायरेक्शन में फंड्स और जो भी जिस डायरेक्शन में भी कंपनी CSR करना चाहती है, CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहती है, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होती है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल मैकेनिज्म, दीज आर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के बाहर के होते हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिटर। अब कंपनी समझ लीजिए, कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंप्यूटर बनाती है, तो वो कंप्यूटर बनाने के लिए और अदर कंप्यूटर, जैसे डेल कंपनी है, जैसे HP है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है। तो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर भी एक अलग एक्सटर्नल मैकेनिज्म में आता है, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट कंपनी पे रहता है। गवर्नमेंट बॉडीज, जो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज होती है, वो भी कंपनी के एक्सटर्नल मैकेनिज्म में आती है, वो भी इनडायरेक्टली कंपनी से अटैच होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, कंपनी के शेयर्स, कंपनी के वैल्यूज, हाँ, कंपनी के जो फाइनेंशियल मैटर्स को, कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करते रहती है, एनालाइज करते रहती है, शेयर के प्राइजेस, शेयर की वैल्यूज एनालाइज करती रहती है, और सजेस्ट करती है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट भी होते हैं जो कंपनी के साथ अटैच्ड होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म, एक्सटर्नल मैकेनिज्म। दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।